सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पूरा हफ्ता बहुत सारी हैपनिंग्स रहीं। अयाज सादिक साहब ने असेंबली फ्लोर पर जो बयान दिया उसके दी गई, बताया गया और कहा गया कि इस तरह के जो बयानात हैं वो कौमी सलामती के लिए बराह रास्त मनफी असरात मुरतब करते हैं, तो इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। वो दिन है और आज का दिन है, हम देख रहे हैं कि अयाज सादिक साहब को सिर्फ और सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है और बहुत तेज़ी से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो 24 घंटों के दौरान 807 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और मज़ीद 11 अफराद ऐसे हैं जो कि वायरस से इंतकाल कर गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सूबे अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो मज़ीद सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। लगारी साहब, क्या लग रहा है आपको, फिर से एक सख्त लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है हमें? ऐसा हो सकता है, इसलिए कि ये वायरस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। 3 ममालिक तो इस वक्त शदीद मुतासर हो रहे हैं, अमेरिका और ब्राज़ील और इंडिया। यहाँ पर फैला हुआ है और वहाँ अमवात बहुत हो रही हैं और वहाँ पर जो है उसका फैलाव भी बढ़ रहा है। वैसे भी मजमूई तौर पर करोड़ों इंसान जो हैं कोरोना में मुब्तला हुए हैं और अमवात भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो भी शायद लाखों में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस क्राइसिस में और इस वायरस में जो है पाकिस्तान बहुत कम मुतासर होने वाले मुल्कों में है और अल्लाह अपना रहम करेगा। लेकिन हमें बहरहाल हर तरह से एहतियात करनी है, SOPs को मुकम्मल तौर पर अख्तियार करना है। हमने इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए जो चीज़ें तजवीज़ की हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हुकूमत जो गाइडलाइन देती है उसको भी फॉलो करना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी आपकी अपनी है और ज़िंदगी अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अज़ीज़ व अकारिब के लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ एहतियात करते हैं तो उसके अल्टीमेट बेनिफिशरी भी आप होंगे। खुदा न खास्ता अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो बहुत से लोग मुतासर हो सकते हैं, तो आप अपने आप को बचाएं और तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें ज़रूर अख्तियार। सब सुबह दिन के हवाले से एक थोड़ी सी तशवीशनाक बात यह है कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो समंदरी हवाएं चलती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लू, बुखार, ज़ुकाम, इस तरह के लोगों को अमराज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि सर्दियों में सुबह सिंध जो है वो कोरोना का गढ़ बन सकता है? गढ़ बन जाना तो फिर एक अलग बात है। हम नहीं कह सकते हैं कि गढ़ बनता है नहीं बनता है। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान गढ़ बनने जा रहा है और यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा डेली अमवात होंगी, तो अल्लाह ताला का शुक्र कि वो ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह आइंदा भी बचाएगा पाकिस्तान को। और ये इस तरह की पेशिनगोई नहीं की जा सकती, लेकिन कराची को भी मुल्क के दीगर मुल्कों की तरह बल्कि उससे बढ़कर एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरी ख़ास तौर अपनी बहनों से, बच्चियों से, उनसे गुजारिश है कि एहतियात करें और बाज़ार में गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएं, इसलिए कि ये बातें महज अफवाह नहीं हैं कि लोग मर रहे हैं। हमारे सामने की बातें हैं। अमेरिका में, ब्राज़ील में, इंडिया बहुत हमारा उसका तो एनवायरनमेंट हमारा जैसा है, वहाँ गर्मी सर्दी हमारी तरह होती है इंडिया के अंदर, और लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो आपके साथ अगर अल्लाह ताला का खुसूसी करम है तो फिर आप अल्लाह की मशीयत को भी सामने रखें और न करें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खामखा घूमते फिरें और फैलाते फिरें या उसको मुतासर होते फिरें। बिल्कुल, एक तरफ तो नाज़रीन कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन में सर्द मौसम में भी शदीद गर्मा गर्मी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन का एक ही वतीरा है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और तकरीरों में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सियासत में मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस पर आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। नाज़रीन, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब हो या टाइगर फोर्स से खिताब हो या फिर किसी और फोरम से खिताब हो, हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म की जानिब से ही खिताब किया जाता है। लगारी साहब, सियासी गुफ्तगू हमेशा वज़ीर आज़म की तरफ से ही क्यों की जाती है, किसी और सियासी रहनुमा की तरफ से क्यों नहीं, उन्हीं की जमात? तो ये वज़ीर आज़म को गुफ्तगू करनी चाहिए। सियासी वज़ीर आज़म सियासी तौर पर एक सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं, सिर्फ अपोजिशन को ही तनकीद का निशाना। अच्छा, ये बात बिल्कुल दूसरा सवाल है। सियासी गुफ्तगू करना दूसरी बात है, अपोजिशन को तनकीद का निशाना
बनाना दूसरी बात है। वज़ीर आज़म तनकीद का निशाना अपोजिशन को इसलिए बनाते हैं कि वो अपनी हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके हैं। अच्छा। लोगों ने देख लिया है कि जितने उन्होंने दावे किए थे उनमें कोई एक दावा पूरा हो जाता, वो कहते हैं कि जनाब देखें बाकी सारी बातें एक तरह, महंगाई हुई है जी, अच्छा ये हुआ है, प्रोजेक्ट बने, लेकिन हमने ये काम तो कर दिया है ना, और एक काम कुदरत ने किया है आपके साथ, उसको आप अपने खाते में लिख लें तो ठीक है कि जी कोरोना की बहुत बड़ी वबा से आप बचे हैं और पाकिस्तान बचा है, तो आपके स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से नहीं, पाकिस्तान के अवाम की अपनी एहतियात और उससे बढ़कर कुदरत की इनायत से, कुदरत की मेहरबानी से हम लोग बचे हैं। हुकूमत ने लोगों को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो महंगाई हुई है, जो बैड गवर्नेंस हुई है, आज भी इतनी बुरी गवर्नेंस हो रही है, आप जिस सूबे में चले जाएं लोग एक अजियत में मुब्तला हैं, लोग एक परेशानी में मुब्तला हैं, और सब ने जितने बड़े लोग हैं हुकूमत के अंदर शामिल, सब ने अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं और फ्रंट मैन के जरिए लोगों के काम हो रहे हैं। पैसा फेंक तमाशा देख, इस तरह का काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। और नाज़रीन, मुल्की सियासत में इल्ज़ामात की जंग जारी है और इल्ज़ामात में इदारों को निशाना भी बनाया जाता है। आप क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। मुल्की सियासत में इल्ज़ामात की जंग जारी है। लगाई साहब, अयाज सादिक साहब के बयान की बात करूंगी। आपको लगता है कि सियासत में इस तरह के बयानात देना जिससे मुल्की सलामती को ख़तरा हो सही है? ये एक तो दुनिया भर में, एक पाकिस्तान नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको, अगर आपकी सिक्योरिटी से मुतालिक हैं तो आपको गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ठीक है। और शायद उन्होंने एहतियात के तकाज़ों को पेश नज़र नहीं रखा होगा जब उन्होंने ये बात की होगी। सही। लेकिन पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि अयाज सादिक के जुमलों से या नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू से या किसी और की गुफ्तगू से वो ऐसे कोई कांच की चूड़ी नहीं है, कांच का एक गिलास नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक क़ुव्वत है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और आपने देखा था जिस तरह का रिस्पांस था हमारा जब भारत ने अपने तौर पर एक रियल सर्जिकल ड्रामे को तो बहुत करते रहा है, इंडिया का काम ही ड्रामे करना है, और उसने बड़े ड्रामे किए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक ये थी जो आप करने आ रहे थे, आपका अभिनंदन करने आ रहा था, और जिस तरह से वो वापस गया है, जिस दिल्लत और रुसवाई के साथ, वो सारी दुनिया के सामने। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को कांच की गुड़िया नहीं है कि जनाब कोई आकर इसको इस तरह से कर देगा और पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाक होगा। हमारे सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। सियासी लोगों की गुफ्तगू से, सियासी लोगों की तनकीद से, सियासी लोगों की बातों से इस तरह का माहौल पैदा नहीं होता है कि मुल्क की सलामती को ख़तरा लाक हो जाए। ठीक है, बाद लोगों ने नैरेटिव बना लिया है और उस तरह के तराने कर रहे हैं, गद्दार की गर्दान कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। हमें बहुत सी, अगर गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा एहतियात से रखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो जवाबी नैरेटिव हुक्मरान पार्टी की तरफ से, वज़रा की तरफ से, मुशीरों की तरफ से, तर्जमानों की तरफ से जो आ रहा है वो और ज्यादा खतरनाक है। क्यों नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करती? चलें, ऑपोजिशन ने तो जो बयान देना था वो सारे के सारे जुमले दोबारा तो आप दोहराते हैं ना। जब आप दोबारा दोहराते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर बुरा जुमला था तो आपको दोहराना नहीं चाहिए था, अगर बुरी बात थी तो आपको दोबारा नहीं कहनी चाहिए थी। आप वही बात दोबारा करते हैं और उसको दोहराते हैं और फिर दोहरा कर कहते हैं देखिए जी अयाज सादिक ने ये कहा था, और भाई जो भी कहा था इससे आपका क्या हुआ है? हम इस बात को इस तरह से क्यों लें कि पाकिस्तान की सलामती को खुदा न खास्ता कोई खतरा दरपेश है, पाकिस्तान पे ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है कि कोई आएगा उसको खतरे में डाल देगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हकीकत है, तारीखी हकीकत है, और पाकिस्तान का तसलसल 1947 में कायद आज़म की क़यादत में हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, लेकिन इस मुल्क की वहदत आज से नहीं है, ये 5000 साल से एक इंटिटी है, एक वहदत है। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से लेकर तुफ्तान तक और जेवनी तक एक वहदत है और हमेशा एक वहदत के तौर पर रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा एक वहदत रहेगा। इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हम लोगों को इस तरह से गद्दारी के फतवे देना बंद करना चाहिए। हम इस तरह नहीं, ये हुकूमत का नैरेटिव है वो ठीक नहीं। हुकूमत ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ये उठाया कि लोग पल पड़ते, लोग महंगाई के तले दबे हुए हैं, लोग मुसीबतों के तले दबे हुए हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये बैठकर गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं, इस तरह का अमल हो रहा है। लेकिन लगाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो आप बात करें ना, उन्होंने भी ऐसा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब को इस तरह के अल्फाज हज़फ कर देने चाहिए थे। आपके ख्याल में क्यों नहीं किए गए हज़फ? तो ये तो स्पीकर साहब का मामला है, ज़ाहिर है उस चेयर पर तो वो बैठे हुए थे, मैं नहीं बैठा हुआ था। ये तो हमारे उनके जज करने का काम था। अगर कोई चीज़ अब भी रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, असम्बली के रिकॉर्ड का अब भी हिस्सा है,
تو اگر اسپیکر نے نہیں اسپنج کیا تو ان کے نزدیک وہ اتنا خطرناک بات نہیں ہوگی، انہوں نے کر دی. اچھا یہ اگر خطرناک تھی تو انہیں اس کو نکال دینا چاہیے تھا. وہ اگر موجود ہے اور اس کی موجودگی میں آپ ادھر سے دوبارہ دہراتے بھی رہتے ہیں، وزراء صاحبان جو ہے یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے، ہم آپ کو بتائیں کیا کہا تھا، دیکھیے یہ کہا تھا. بھئی آپ وہی بات دہراتے ہیں. انڈیا میں تو خوشیاں منائی جا رہی اور انڈیا اس پر خوشیاں منا رہا ہے. آپ اپنی جو ہے وہ حکومت کی بدحواسیاں الگ ہیں. حکومت اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان خطرے میں چلا گیا. بھائی پاکستان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ہمیں اسے نہیں وہ کرنا چاہیے. ہمارا معمولی ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ملک نہیں ہے، ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان کے عظیم لوگوں کا عظیم ملک ہے، اور اس کو کوئی خطرہ درپیش. بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اسی ٹاپک پر بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لاہور کی مختلف شاہراہوں پر ایاز صادق صاحب کے خلاف بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں، اور بینرز پر ایاز صادق کو پاکستان کا میر صادق اور میر جعفر قرار دیا گیا ہے. ساری صورتحال پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، جس طرح سے اسمبلی کے فلور پر ایاز صادق صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا، ایک ایسا بیان جس سے دشمن کے ایجنڈے کو تقویت ملتی ہے، قومی سلامتی پر براہ راست منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، دشمن جو میڈیا ہے وہ سارا کا سارا اس چیز کے اوپر خوشیاں منا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ سے عرض کروں جی کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو بریفنگ جو ہے وہ مستقل ملتی رہتی ہے، اور اپنے میٹنگز میں بھی وہ شریک رہتے ہیں. میں خود بہت سی میٹنگز کے اندر شریک رہا ہوں. کارگل کے زمانے میں بھی روز ہمیں بریفنگ ملتی تھی، نیوکلیئر پہ بھی. لیکن اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ ہم باہر آ کے بات کریں. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات وہ ہمیں صیغہ راز میں رکھنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے لوگ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، جس طریقے سے چینلز اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، اس سے بھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تاج حیدر صاحب، اس طرح کے جو الفاظ تھے وہ اسپیکر کو حذف کر دینے چاہیے تھے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اس طرح کے الفاظ تھے جو کہ نامناسب تھے تو اسپیکر نے حذف کیوں نہیں کیے؟ اسپیکر کو حذف کر دینے چاہیے تھے. میں اگر اسپیکر ہوتا تو میں یہی کرتا. لیکن میں اس موقع پہ آپ سے اور جو ہمارے دیگر چینلز ہیں آپ کے ذریعے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب بات چیت اس پہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ پھر بات میں سے بات نکلتی ہے اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اچھا لیکن تاج حیدر صاحب، نون لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی تو اداروں کے خلاف ہی ہے، اور اب تو نون لیگ کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی ہے. عبدالقادر بلوچ صاحب نون لیگ بلوچستان کی صدارت سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور پارٹی پالیسیوں سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو نون لیگ کے اندر سے جو لوگ ہیں وہی اس چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کے فورم سے ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ہے، آپ لوگ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے؟ آپ نے پورا نام نہیں لیا بلوچ صاحب کا. عبدالقادر وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ. جی لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ. تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ان کی سمپتھیز اس طرف ہیں. لیکن آخر میاں صاحب نے کیا کہا ہے؟ میاں صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ ان اداروں کو سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ ہر جمہوریت پسند کا موقف یہی ہے کہ ادارے سیاست کے اندر اور خاص طور سے الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ دخل اندازی نہ کریں. یہ اداروں کے حق میں بھی بہتر ہے، یہ لوگوں میں بھی ان کی توقیر بڑھتی ہے ان تمام باتوں سے. کوئی فائدہ اس بات کا نہیں ہے کہ ایک تصادم کی کیفیت پیدا کی جائے، خاص طور سے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، کیونکہ ہماری پوری سپورٹ دفاعی ادارے کے لیے ہونے چاہیے.
لیکن جس وقت دفاعی ادارے کی سربراہ یا کوئی اور اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی جو آئینی حدود ہے اس سے بڑھتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. اور میاں صاحب اگر اس اعتراض کی طرف تو آپ یہ نہ کہیے کہ انہوں نے ادارے کے خلاف بات کی ہے، بلکہ ادارے سے ایک جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب، جس طرح سے عبدالقادر بلوچ صاحب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اس عدالت سے وہ مستعفی ہو گئے. نون لیگ کے اندر اس چیز کو لے کر، نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کر ایک پھوٹ پڑ گئی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے ہی جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، پی ڈی ایم میں بھی کوئی پھوٹ پڑ سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے ابھی تک اس پھوٹ کا ہمیں آثار نظر نہیں آئے. جب میڈیا پر آ کر جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ آ کر کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور وہ اپنا موقف پیش نہیں کرتے ہیں، تبھی ہم بات کو جو ہے پھر لے کر آگے بڑھ سکیں گے. میں ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ آن ریکارڈ نہیں آتے ہیں. اگر انہیں ریزائن کیا ہے تو وہ آ کر ماسز کے سامنے یا میڈیا کے سامنے آ کر کہیں کہ میں نے ریزائن کیا ہے، تب ہم اس پر بات کریں گے. اگر وہ ریزائن اب تک انہوں نے نہیں کیا ہے یا ریکارڈ پر نہیں آیا ہے یا وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں اور یہ بات سوشل میڈیا اور میڈیا پر چل رہی ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، ریزائن کر چکے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، الگ ہو نہیں ہوئے، اس طرح کی معاملہ نہیں ہے. میں نے نہیں، ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہ ہو کہ میں نے ان کو نہ دیکھا ہو، لیکن اصل صورتحال تو اب تک یہی ہے کہ انہوں نے آ کر از خود میڈیا پر آ کر کوئی گفتگو نہیں کی ہے. اگر وہ گفتگو کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن یہ بڑی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. وہ پارٹی اب بھی انٹیکٹ ہے، پارٹی لیڈرشپ بھی اب بھی انٹیکٹ ہے اور وہ باقاعدہ سیاست میں ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے. اپوزیشن کا ایک فعال کردار ہے جو اس نے ادا کرنا ہے اور وہ کر رہی ہے. اس پر ہمیں اس کی ٹوٹ پھوٹ کی طرف نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ٹوٹ پھوٹ کون سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائے گا، ملک میں جس طرح سے مہنگائی کا طوفان ایک برپا ہے اور عوام انتہائی مشکلات کا اس وقت شکار ہیں. پہلے تو صرف غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل تھا، اب تو متوسط طبقہ بھی ہے، وہ بھی انتہائی مشکلات کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے پی ڈی ایم جلسے جلوس کر رہی ہے، سر آگے کیا ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ حکومت کے اوپر مزید دباؤ آئے اور مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جائے؟ دیکھیے نا، معاشی پالیسیاں غلط ہیں اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. طبقہ بالا کو تمام تر سہولتیں رہی ہیں. یہ آئی ایم ایف کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے ہر ملک کے اندر غربت و بے روزگاری پیدا کی ہے اور مہنگائی پیدا کی ہے. ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، غریب کس چکی کے اندر پس رہے ہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اشرافیہ اگر امیر ہوگی تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور اگلے 50 سال میں غریب کو بھی روٹی مل جائے گی. یہ ایک غلط نظریہ ہے اور یہ ایک انسانیت دشمن نظریہ ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ابھی جو ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ 8-10 سال پہلے ریٹائر ہوئے، انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاشرے میں جب تک مساوات نہیں ہوگی اس وقت تک معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے حضور نبی صاحب 1300 برس پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ مساوات معاشرے کے اندر ہونی چاہیے اور مساوات سے ہی سرمایہ گردش میں رہتا ہے اور جب سرمایہ گردش میں آتا ہے تب معیشت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. یہ جو چل پڑے ہیں یہ الٹے رخ کے تاج حضرت صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرمایہ دار ممالک کی جو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں ان کی ایک جو برطانیہ میں ایک سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم غربت کو ماضی بنا دیں گے تو اور بھوک کو ماضی بنا دیں گے. تو اب تک تو ایسی صورتحال نہیں ہوئی ہے. کیا سرمایہ داری کے پاس کچھ ایسا ہے جو ڈیلیور کر سکے اور لوگوں کے اندر مساوات قائم کر سکے؟ دیکھیے، ہمیں بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں اور سرمایہ داری کے اندر بھی انہیں اوقات کار مقرر کرنے پڑے ہیں. انہیں منیمم اجرت اتنی رکھنی پڑی ہے کہ جس کے اندر مغربی ممالک کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے غربت کی کہ جو ہم دوسرے ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انہیں کرنی پڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشلسٹ جد و جہد ہے یہ اس کی کامیابی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام مجبور ہے
सहूलतें देने के लिए, लेकिन ये एक आर्जी इंतज़ाम है। ताज साहब, ये लेकिन आर्जी हुआ ये इंतज़ाम है ये मसले का कि हल रैगन नहीं है। डॉक्ट्राइन और थैचर डॉक्ट्राइन के बाद तो एक नई सूरत हाल डेवलप हुई है। वो सोशल सिक्योरिटी से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो फ्री एजुकेशन दस्तबरदार हो रहे हैं, वो फ्री हेल्थ सर्विसेज से, फ्री हेल्थ केयर से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो वहाँ मगरब में तो एक दूसरी सूरत हाल पैदा हो रही है। एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते आप अमेरिका में, क्योंकि वो $3000 चार्ज करती है। तो कैसे समझेंगे कि अमेरिका जो अपनी सोसाइटी को जो है डिलीवर कर रहा है? हाँ, या लेकिन उसकी वजह से तजादात हो रहे हैं। उन्हें अपनी मईशत को चलता रखने के लिए जंग का सहारा लेना पड़ रहा है। दुनिया के 83 मुल्क हैं इस वक्त के जहाँ पे अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, तो उनकी जो मईशत है उसकी बुनियाद जंग पे है। हम तीसरी दुनिया के ममालिक, हमारा जो मफाद है वो अमन के अंदर है, और अमन के लिए रोड मैप हम बना सकते हैं। और वो सिर्फ उसी वक्त है कि जिस वक्त ये ममालिक गुर्बत की सतह से ऊपर आएँ, जिस वक्त के अब मुझे मतलब चीनी दोस्तों से जो बात हुई, यूनाइटेड नेशंस में भी मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, उन्होंने यही कहा कि आइलैंड्स ऑफ पॉवर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट, कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो एक वन रोड वन लिंक प्रोग्राम उनका प्रोग्राम है, तो वो यही है कि तमाम ममालिक तरक्की करें, क्योंकि अगर तमाम ममालिक तरक्की नहीं करते तो किसी एक मुल्क की तरक्की जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे कई दोस्त ज़रा से परेशान थे इस पे कि ये चीन हर तरफ जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो बात उनकी है वो ये कि समझ में आती है कि अगर सब तरक्की करेंगे तभी ये निज़ाम जो है ये चल सब तरक्की सकेगा। करेंगे तभी अगर ये होगा कि बहुत शुक्रिया आपका ताब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से। पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इस बात पर बहुत दुखी हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात और उसके बाद फ्रांसीसी सदर का जो बयान है उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और पूरी मुसलमान कम्युनिटी इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुजाहरे किए जा रहे हैं, जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कल इस्लामाबाद में आपारा चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को खतूत भी लिखे गए। लगारी साहब, पाकिस्तान जो कर रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से जिस तरह से खतूत लिखे गए, उसके अलावा एहतजाजी मुजाहरे सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये काफ़ी है या इससे ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत है ताकि एक मैसेज जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या गुस्ताखाना खाकों की इस तरह से अशात के हवाले से कभी भी कोई चीज़ सामने आएगी तो मुसलमान उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? मैसेज तो चला गया है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के ख़त से एक मैसेज गया है। वज़ीर आज़म ने खुद फ्रांसीसी सदर को भी एड्रेस किया था, उनको भी ये कहा था कि ठीक नहीं है जो कुछ आपकी तरफ से कहा गया या जो कुछ आपके मुल्क में हो रहा है, या जिस तरह से उससे पहले खाके गुस्ताखाना खाके जो हैं उनकी शात हुई थी या बाद में हुई। तो मुसलमानों की तरफ से ज़ाहिर है एक बहुत ही जज्बाती मामला है और मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वो ममालिक क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर वो सिस्टम है तो सिस्टम क्या हासिल करना चाहता है, अगर ये सरमायादारी करी तो सरमायादारी क्या हासिल करना चाहती है, अगर यूरोपीय ममालिक हैं तो यूरोपीय ममालिक इससे क्या मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। वो मुसलमानों के जज्बात से खेल कर कौन सा ऐसा आला मकसद है जो हासिल करना चाहते हैं, उनका तो कोई मकसद नहीं है सवाए इसके कि मुसलमानों को एक मुसलसल परेशानी और अजाब में मुब्तला रखा जाए। इस तरह का काम करते हैं। मुसलमानों को अगर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मुसलमान मंडी बने हुए हैं यूरोपीय ममालिक की, तो मुसलमान इनकार करते हैं कि जनाब हम ठीक है रूखी सूखी खा लेंगे, अपने घर की खा लेंगे, आपकी चीज़ें आप अपने पास रखें, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट तो कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी दुनिया के मुसलमानों को मिलकर करने चाहिए, क्योंकि मार्केट हैं हम लोग। ऐसा ही है। अगर मार्केट इनकार कर दे किसी चीज़ को खरीदने से तो फिर बनाने वाला जो है वो कहाँ ले जाएगा अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, उनको वो समंदर में फेंकेगा अपनी चीज़ों को जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों है कि हम फ्रांस की चीज़ें भी इस्तेमाल करें और फिर फ्रांस पर तनकीद भी करते रहें?
ये तो नहीं हो सकता है ना। आम शहरी के तौर पर, आम कंज्यूमर के तौर पर भी तो हमारा ये काम है कि हम उन चीज़ों को एतराज़ करें, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, अब आपको एक वीडियो दिखा। अभी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सरजान बरकाती को 4 साल नज़रबंदी के बाद अब रिहा कर दिया गया, और उनको जब रिहा किया गया तो नारे लगाए गए। ये वीडियो अभी हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर की हालत है वो तो, कश्मीर को जो जन्नत नज़ीर वादी है उसको इंडिया ने एक जहन्नुम बना रखा है, और वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज बिछा रखी है, और फ़ौज वो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई दिफाई काम कर रही है, वो तो एक जारियत है, एक दहशत गर्दी है, एक जुल्म है, एक बर्बरियत है, एक दहशत है, एक इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हैं जो आए रोज़ होती रहती हैं। और ये जो इनकी अपना बरकाती साहब की गिरफ्तारी थी और उसके 4 साल और 27 दिन के बाद उनको रिहा किया गया, और रिहाई के बाद का जो वो है वो ये ऐलान है कि इंडिया तू कुछ भी कर ले, कश्मीर तुम्हारे साथ नहीं है। कश्मीर अपना ऐलान करता है कि कश्मीर इस जारहियत को नहीं मानता, इस कब्जागिरी को जिसने 72 साल और उसके बाद की आने वाली नस्लों ने साबित किया है कि कश्मीरियों ने एक दिन के लिए भी इंडिया की जारहियत को, इंडिया के कब्जे को, गासिबाना कब्जे को, आप कागजों पे कुछ लिखते रहो, आप आइन के साथ, अपने आइन के साथ जो कुछ चाहो करते रहो, लेकिन कश्मीरी दिल से नहीं मानेंगे और अपने वजूद के इसरार पर वो करेंगे कि वो जब तक वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, कश्मीर हमेशा जिंदा रहेगा, और कश्मीर इंडिया की जारहियत को कबूल नहीं करेगा। अब पाकिस्तान का वक्त है, पाकिस्तान कोई अमली कार्रवाई करे ताकि कश्मीरियों को आज़ादी मिल सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।